नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारो राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सबसे पहले बात कोटा की करते हैं। कोटा में हैंगिंग ब्रिज के पास तस्कर पर कार्रवाई करने गई केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम पर हमला हो गया। नया गांव टोल प्लाजा पर सीबीएन की टीम की घेराबंदी के दौरान तस्कर ने जीप से सीबीएन की गाड़ी को 2 बार से अधिक बार टक्कर मारी और मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन सीबीएन की टीम ने मुस्तैदी से उसे पकड़ लिया। टीम ने जीप से 911 किलो से ज्यादा डोडा चूरा जब्त किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आई जहां पर 2 से ज्यादा बार टक्कर मारी गई, लेकिन उसके बावजूद भी तस्कर भागने में कामयाब नहीं हो पाया फरार होने में। इस बीच में सीबीएन ने उसको धर दबोचा। 911 किलो डोडा बरामद किया गया उसकी गाड़ी से। तस्वीरें देखिए किस तरह जब सीबीएन की टीम वहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी तस्कर को पकड़ने के लिए, तो इस दरमियान कैसे चकमा देते हुए 2 बार से ज्यादा बार टक्कर मारी गई सीबीएन की गाड़ी को, लेकिन उसके बावजूद भी तस्कर भागने में कामयाब नहीं हो पाया। गिरफ्तार कर लिया गया और कार से 911 किलो से ज्यादा डोडा चूरा बरामद किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विष्णुदेव जुड़ चुके हैं खबर पर। क्या कुछ जानकारी है विष्णुदेव? जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीबीएन की यह कार्रवाई में 2 तस्कर गिरफ्तार में आए हैं। एक राजस्थान का निवासी बीकानेर का है और एक मध्य प्रदेश नीमच के मनासा तहसील का। इसमें कार्रवाई में 2 तस्कर पकड़े गए हैं और सबसे बड़ी बात है कि सीबीएन नीमच की जो उपायुक्त कार्यालय है, इसको गुप्त सूचना मिली थी कि कोटा बारा रोड पर एक बड़ी खेप की तस्करी की जा रही है, जिसके लिए सीबीएन ने जाल बिछाया और करीब 36 घंटे मेहनत के बाद सीबीएन को यह सफलता मिली। और जब इस पूरी घटनाक्रम में उनको तस्करों को भनक लगी कि हम घेरा गए हैं, तो उन्होंने अपने पूरे दुस्साहस का परिचय दिया और इस घटना को अंजाम देने की भागने की पूरी कोशिश करी, पर सीबीएन की मुस्तैदी के कारण यह घटना को अंजाम देने में सफल नहीं हो पाए और एक बड़ी तस्करी की खेप को यहाँ सीबीएन ने नाकाम किया है। बिल्कुल। 2 लोग गिरफ्त में आए हैं। क्या कुछ और लोग भी थे जो फरार हो गए हैं? नहीं, अभी गाड़ी में 2 ही लोग थे। अच्छा। और सीबीएन पूरी कहा जा रहा है, हमारे सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है कि यह सिर्फ कोरियर बॉय के रूप में काम करते हैं। मेन लोग अभी इसके जांच में सामने आएंगे और कितने लोग इसमें पूरे गिरोह में शामिल हैं। और ये कहां से तस्करी करके ला रहे थे, इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई विष्णुदेव? इसका अभी खुलासा सीबीएन ने नहीं करा है। संभवतः आज खुलासा होने की पूरी उम्मीद है सीबीएन की तरफ से। अच्छा, ये क्योंकि लगातार नारकोटिक्स ब्यूरो के द्वारा इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, इतने हौसले बुलंद हैं, क्या कोई कैमरा, क्या वहां पर कोई सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है विष्णुदेव? ये चूंकि टोल प्लाजा के यहाँ की घटना, इसलिए वहाँ पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में फुटेज में आ गया है। पर चूंकि एक आपको बता देना चाहता हूँ कि कल ही सीबीएन के अधिकारियों पे सीबीआई भोपाल ने मंदसौर में कार्रवाई करी थी रिश्वत के मामले में। तो कहाँ ऐसा सूत्रों का माना जाता है कि सीबीएन में ही कुछ लोग इस तरह के मिले हुए। तो अभी उस एंगल से भी सीबीएन टीम खंगाल रही कि कहीं ये सारे सूत्र एक कड़ी में तो नहीं आ रहे हैं। अच्छा, कितनी कीमत लगभग बताई जा रही है 911 डोडा चूरा की? करीब 1 करोड़ में आएगी, पर पुलिस का अभी पूरी तरह से खुलासा इस विषय में नहीं कर पाई है सीबीएन टीम। अच्छा, अभी आपके पास ये जानकारी नहीं है कि ये लोग कहाँ से लेकर आ रहे थे तस्कर करके इसको? जी। अभी पुलिस इनसे पूछताछ में क्या कुछ और अहम जानकारी जुटा पाई है जिससे जो इसके सरगना है उन तक पुलिस पहुंच पाए? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो सरगना नहीं है, सिर्फ कोरियर बॉय है। तो शायद तक संभावना व्यक्त की जा रही है कि सीबीएन द्वारा 1-2 दिन में इस पूरे मामले का पूरा खुलासा कर प्रत्याक्षेप करेगी। और कब की घटना है ये, कितनी देर रात की? यह 29 तारीख के घटनाक्रम है, तो सीबीएन ने बाद में इसको पूरा होने के बाद इसको जारी करा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विष्णुदेव तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर।
और चलिए, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सांगरिया विधायक अभिमन्यु पुनिया का विवादित बयान सामने आया है। बाड़मेर जिले के सेड़वा उपखंड में एक सभा के दौरान उन्होंने अधिकारियों को लेकर विवादित बयान दिया। अभिमन्यु पुनिया ने राजस्थान सरकार को घेरने और सरहदी क्षेत्र में नशा प्रवृत्ति बढ़ने के विरोध में नौकरी दो नशा नहीं के नारे के साथ बाड़मेर जिले के सेड़वा उपखंड में एक बाइक रैली भी निकाली। अगर ज्यादा परेशान करें तो नौजवान साथी मजबूत है और बाड़मेर जैसलमेर मारवाड़ का नौजवान वैसे भी मजबूत है। अधिकारी को ठोक लिया करो बता। तो आप देखिए बाड़मेर के सेड़वा की ये सीधे तस्वीरें आप देखिए कैसे यूथ कांग्रेस के द्वारा बाइक रैली निकाली गई, जहां पर उस दरमियान सांगरिया से विधायक अभिमन्यु पुनिया और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी अभिमन्यु पुनिया है, जहां पर इनके बिगड़े बोर्ड भी नजर आए। उन्होंने युवाओं को नौकरी देने के लिए साफ तौर पर बड़ी बात कह दी और मौजूदा सरकार को अपने बातों के जरिए घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि नौकरी दो नशा नहीं। और उसके बाद से जब से इन्होंने ये युवा हैं क्योंकि, और बड़ी बात इन्होंने अपने बोल के जरिए यानी कि स्टेटमेंट के जरिए दी है, उसके बाद से ये लगातार चर्चा का विषय भी बने हुए हैं अभिमन्यु पुनिया। ज्यादा परेशान करें तो नौजवान साथी मजबूत है और बाड़मेर जैसलमेर मारवाड़ का नौजवान वैसे भी मजबूत है। अधिकारी को ठोक लिया करो बता। अगर ज्यादा परेशान करें तो नौजवान साथी मजबूत है और बाड़मेर जैसलमेर मारवाड़ का नौजवान वैसे भी मजबूत है। अधिकारी को ठोक लिया करो बता। तो एक तो नौकरी को लेकर और उसके बाद अधिकारी अगर परेशान करें उनको, उस पर भी उन्होंने ये बोर्ड स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि नौजवान मजबूत हैं तो अधिकारी अगर परेशान करें तो उनको ठोक लिया करो। और इस तरह अगर कोई विधायक है और युवा है, ठीक है, अपनी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपने स्टेटमेंट्स अलग बात है, लेकिन अगर आप रैली कर रहे हो या जनसभा कर रहे हो, इस तरह के स्टेटमेंट किस तरह का असर देते हैं जब आपको एक आइडियल के रूप में माना जाता है, वो गलत है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रेमदान इस खबर पर जुड़े हुए हैं। प्रेमदान, विधायक के इतने बिगड़े बोल। देखिए, ये अपने आप में नेताओं का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, जिसमें नेता एक सभा के अंदर खड़े होकर के युवाओं के सामने ये कहते हैं कि अधिकारी अगर नहीं मानते हैं तो उनको ठोक दो। तो ये अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और नेताओं को इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए। हालांकि जिस तरीके का ये बयान आया है उसके बाद में कुछ कई लोगों की जो प्रतिक्रिया सोशल मीडिया देखने को मिली, तो वो भी यही कह रहे हैं कि इस तरीके के बयान नेताओं को नहीं आने चाहिए। पहले जब नरेश मीणा के द्वारा एसडीएम के साथ में थप्पड़ मारने की घटना हुई, उसके बाद में नागौर के सांसद के द्वारा उसकी समर्थन किया गया। अब जब ये युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, विधायक है, और विधायक के द्वारा आप आए तो थे यहाँ से युवाओं को नशा छोड़ने की बात और युवाओं को रोजगार और इस तरीके की बात के लिए यहाँ पर आए थे बाड़मेर के सरहदी सेड़वा में, और वहां पर जाकर के आप युवाओं के सामने इस तरीके की बात रखते हैं, तो ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि कांग्रेस पार्टी को इसके ऊपर देखना चाहिए और संभव तो इसके ऊपर कुछ न कुछ कार्रवाई कांग्रेस पार्टी अमल में लाएगी। जी, तो अभी तक इसका मतलब कोई एक्शन नहीं लिया गया है, सिर्फ सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहे हैं ये विधायक। जी, अभी तक कांग्रेस की द्वारा कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, न ही अभी अभिषेक पुनिया जो है इनका वापस कोई बयान सामने आया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आज कुछ बयान सामने आ सकते हैं या कांग्रेस के द्वारा स्पष्टीकरण भी मांगा जा सकता है कि इस तरीके का बयान ठीक नहीं है। अब होता क्या है देखते हैं, नेताओं के बयानों के ऊपर क्या प्रतिक्रिया आती है, क्या पार्टी इसके ऊपर निर्णय करती है, ये देखने वाली बात है। बहुत शुक्रिया प्रेमदान तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और इधर राजधानी जयपुर से खबर ये है कि अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर सफाई कर्मचारियों का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अनुभव प्रमाण पत्र में शिथिलता देने की मांग को लेकर जहां पिछले 5 दिनों से जयपुर में सफाई कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार करके रखा है, जिसके कारण सफाई व्यवस्था ठप पड़ी है, शहर में गंदगी का अंबार हो गया है। वहीं इसको लेकर आज प्रदेश भर के अलग अलग संघ महापंचायत करेंगे, जिसमें हड़ताल की आगामी रणनीति तय की जाएगी।
तो ये आपको तस्वीरें दिखाना है राजधानी जयपुर की। ये भी बताया जा रहा है कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी सफाई कर्मचारी हड़ताल करेंगे। आज महापंचायत संघ की अलग अलग जगह पर प्रदेश भर में मीटिंग होगी और उसके बाद से संघ की महापंचायत होगी, जिसमें आगे की रणनीति हड़ताल की क्या होगी वो तय की जाएगी। एक तरफ फसल बोने का समय है तो दूसरी तरफ जालौर में अपनी मांगों को लेकर किसानों के महापड़ाव जारी हैं। कई दिनों से किसान अपनी मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। किसानों ने सांसद लुम्बाराम चौधरी और विधायक पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है और इसके दौरान भारी संख्या में किसान पंगत लगाकर खाना भी वहीं बना रहे हैं जहां वो प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि किसान जवाई के पानी की मांग को लेकर महापड़ाव पर हैं। तो किसान अपनी मांग को लेकर देखिए धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। कुछ किसानों की इसमें तबीयत भी बिगड़ रही है। विधायक और सांसद पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया गया। पानी को लेकर ये बड़ा विवाद है और क्योंकि फसल बोने का समय भी लगा हुआ है और अगर किसान इस समय धरना प्रदर्शन करेंगे तो फसल कौन बोएगा, ये बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ ये भी आप मान लीजिए कि ये जवाई के पानी की मांग को लेकर ये महापड़ाव प्रदर्शन के रूप में किसानों के द्वारा देखा जा रहा है। और चलिए इस बीच अजमेर से बड़ी खबर भी आपको बता रहे हैं, जहां पशुपालन विभाग की पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023 से जुड़ी खबर है, जहां राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड तत्वाधान में इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक 2 पारियों में यह परीक्षा होगी। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक ये परीक्षा का टाइम स्लॉट है। परीक्षा केंद्र पर 1 घंटे पहले पहुंचना होगा। अजमेर में 48 परीक्षा केंद्रों पर 78,900 परीक्षार्थी शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक जुड़ चुके हैं। अशोक, आज से ही परीक्षा शुरू, क्या कुछ व्यवस्था? जी बिल्कुल, परीक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। अजमेर की बात करें तो 48 परीक्षा केंद्र हैं जहां पर 78,900 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए हैं और तमाम परीक्षा केंद्रों पर पुलिसकर्मी लगाए गए हैं जो मेटल डिटेक्टर से तमाम जो परीक्षार्थी हैं उनकी चेकिंग कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो परीक्षा वीक्षक लगाएंगे वो जो है तमाम जो दस्तावेज हैं उनकी यहाँ पर चेकिंग करके ही उनको अंदर भेज रहे हैं और 1 घंटे पहले सभी को उपस्थिति दी गई है जिससे कि तमाम व्यवस्थाएं बनाई जा सके और सभी को 10 मिनट अतिरिक्त जो है दिया जाएगा जिससे कि वह तमाम जो परीक्षा का जो पेपर है उसको सोल्व कर सके। तो परीक्षा को लेकर तमाम व्यवस्थाएं जो है चयन बोर्ड की ओर से की गई है और अजमेर की बात करें तो 78,900 परीक्षार्थी 3 दिन यहाँ पर जो है परीक्षा देंगे। 2 अलग अलग पारियों में ये परीक्षा होगी। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक है और दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक ये परीक्षा का आयोजन 2 पारियों में किया जाएगा। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भी हैं तो ऐसे में विशाल रूप से भी जो है व्यवस्थाएं जो है चयन बोर्ड की ओर से की गई है। तो ऐसे में आज से ही ये परीक्षा की शुरुआत हो गई है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन भी इस भर्ती परीक्षा को लेकर जो है चाक चौबंद व्यवस्थाओं में जुटा है। जी बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और चलिए अब बात सीकर की करते हैं। सीकर की जाजोदा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल जाजोद में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए युवक पर फायरिंग करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से पुलिस ने 3 देशी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किया। पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने बताया कि 22 नवंबर को बस स्टैंड नालियाबाज पर फायरिंग हुई थी जिसमें राम अवतार नाम के आदमी के पैर पर चोट आई थी, जिसके बाद पीड़ित ने केस दर्ज कराया था और पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। को जाजोद थाना क्षेत्र में डालियावास स्टैंड के पास में एक घटना की सूचना मिली दिन में 1 बजे करीब कि कुछ 2 मोटरसाइकिलों पे 4 युवक आए और उन्होंने फायरिंग करी। कम से कम 7-8 राउंड उन्होंने फायर किए। फायरिंग जिसमें हुई इसमें राम अवतार था जो घायल भी हुआ इस फायरिंग में। उसके बाद एक टीम बनाई गई जिसके अंदर एडिशनल एसपी साहब गजेंद्र सिंह जोधा के नेतृत्व में जो लोकल सीओ हैं खंडेला, इंसार अली जी और एसएचओ जाजोद राम सिंह जी के नेतृत्व में टीम बनाई गई। उस टीम ने अथक प्रयास करते हुए अलग अलग स्थानों में दबिश दी, अलग अलग आसूचना का संकलन किया। इस टीम के अंदर राकेश कुमार कांस्टेबल, नरेश कुमार कांस्टेबल जो जाजोद के हैं और सुभाष चंद्र कांस्टेबल जो डीएसटी टीम के हैं, इनकी विशेष भूमिका रही। इन्होंने कार्रवाई करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।
दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में कल पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक शख्स ने पानी फेंक दिया, जिसके बाद वहां मौजूद उनके समर्थकों ने मौके पर ही आरोपी की पिटाई कर दी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मालवीय नगर में पद यात्रा के दौरान बस मार्शल अशोक झा की तरफ से केजरीवाल पर पानी फेंकने का प्रयास किया गया। आरोपी अशोक झा खानपुर डिपो में बस मार्शल के पद पर तैनात है। उसे हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई और इस पूरे मामले के बाद आम आदमी पार्टी केंद्र और बीजेपी पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और अरविंद केजरीवाल को जलाने की साजिश का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने इस पूरे मामले को नौटंकी करार दिया। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा बताया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी को घेरा, वहीं मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी को ड्रामा किंग बताया है। सुनिए जरा। विकासपुरी में हमला हुआ, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लोग, नागलोई में हमला हुआ, खुद सांसद बीजेपी के गुंडों को लेकर अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला करता है। आज जीके में हमला हुआ अरविंद केजरीवाल के ऊपर, वो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। अमित शाह जी ये कहना चाहते हैं कि अगर आप दिल्ली के कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाएंगे तो हम आपके ऊपर हमला करवाएंगे। उस व्यक्ति ने स्प्रिट फेंकी अरविंद केजरीवाल पे, उसके हाथ में माचिस था, जानलेवा हमला था, कुछ भी वो कर सकता था। अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ये जब लोगों की नजरों में नीचे गिर जाती है तो इस सहानुभूति पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। मैं तो कहता हूं कि सभी को सावधान रहना चाहिए। अपने ऊपर गोली भी चलवा सकते हैं, ये कुछ भी करा सकते हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि ये लोग ड्रामों के किंग हैं और इनसे दिल्ली को सावधान रहना चाहिए। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर पानी फेंकने की घटना को राजनीतिक नौटंकी बताया है। वहीं आनंदपुर साहिब से आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर सिंह कंग ने बीजेपी पर हमला करने का आरोप लगाया। देखिए सरा। अरविंद केजरीवाल अपने ऊपर थप्पड़ लगवाएंगे, अपने ऊपर चीजें फेंकेंगे और जो जानकारी आ रही है वो पानी है। वहीं का इन्हीं का स्थानीय कार्यकर्ता है जो शराब के नशे में पकड़ा गया है। और अरविंद केजरीवाल की ये राजनीतिक नौटंकी है, हताशा है, निराशा है जो दिखाई देती है। होम मिनिस्ट्री पूरी तरह फेल हो चुकी है और लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाने पर आज भाजपा का डर देखिए। आप अरविंद केजरीवाल से डर देखिए, आज उन्होंने उन पे हमला करवाने की साजिश की है। भाजपा की साजिश है, भाजपा की कायरता है। अरविंद केजरीवाल जी से कहीं ना कहीं उनको डर लगता है। उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर आज महापंचायत होगी और आज होने वाली इस महापंचायत को करीब 15-16 शर्तों के साथ परमिशन मिली है। इनमें हेट स्पीच ना करने, धार्मिक भावना नहीं भड़काने, रैली नहीं निकालने और ट्रैफिक बाधित नहीं करने के साथ शांति व्यवस्था कायम रखने समेत कई शर्तें शामिल हैं। मस्जिद विवाद को लेकर आज होने वाली इस महापंचायत में हैदराबाद के गोशा महल सीट से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह भी महापंचायत में शामिल होंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड में हिंदू संगठन के बड़े नेता स्वामी दर्शन भारती समेत तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं। वहीं प्रशासन ने शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मस्जिद मोहल्ला के 50 मीटर दायरे में धारा 163 लागू की है। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने पूरे बाजार में फ्लैग मार्च भी निकाला है। उत्तरकाशी की मस्जिद को लेकर आज महापंचायत होगी और एक पक्ष मस्जिद हटाने पर अड़ा है तो दूसरा बचाने के लिए खड़ा है। इसलिए महापंचायत से पहले उत्तरकाशी में टेंशन है तो सरकार, बीजेपी, कांग्रेस की नजर महापंचायत पर टिकी है। देखिए रिपोर्ट। उत्तरकाशी में मस्जिद के विरोध में ये प्रदर्शन 24 अक्टूबर को हुआ। नौबत यहां तक आई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हिंदू संगठनों पर लाठी भाजने को उत्तरकाशी में डीएम और एसपी की लापरवाही माना गया। एसपी पर गाज गिर चुकी है जो हालात को संभालने में नाकाम रहे। वहीं विवादित मस्जिद को लेकर रविवार को उत्तरकाशी में महापंचायत होने वाली है। देवभूमि विचार मंच ने महापंचायत बुलाई है तो हिंदूवादी संगठन भी साथ हैं। महापंचायत के दौरान हालात न बिगड़े इसके लिए बड़ी संख्या में फोर्स लगा दी गई है, क्योंकि मस्जिद के पक्षकारों का मानना है कि मस्जिद सही जगह पर है।
उत्तरकाशी के हालात पर सरकार की भी नजर बनी हुई है, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डीएम की रिपोर्ट मिलने पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। देखिए, शुरुआत के दिनों में जब मैं उत्तरकाशी गया था तो मुझे अनेक सामाजिक संगठनों के लोगों ने अपने ज्ञापन दिए थे और अपनी कुछ आशंकाएं व्यक्त की थी। तो मैंने उसमें जिलाधिकारी को पुनः परीक्षण करने के आदेश दिए हैं और मुझे लगता है कि जल्दी ही उसकी जांच पूरी हो जाएगी और जांच पूरी होने के बाद आगे कार्रवाई की। उत्तरकाशी जिले में यह अकेली और एकमात्र मस्जिद है जो हिंदू मुस्लिम सियासत का केंद्र बनी है। कांग्रेस देवभूमि में मस्जिद से लेकर महापंचायत के माहौल के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है, तो बीजेपी का कहना है कि लोकतंत्र में सबको बात कहने का अधिकार है, पर हालात न बिगड़े ये देखने का जिम्मा सरकार का है। ये देवभूमि है, यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ और आज भारतीय जनता पार्टी के राज्य में ये सब चीजें घटित हो रही हैं, क्योंकि काम कुछ किया नहीं है, जवाब देने के लिए कुछ है नहीं, जनता का ध्यान भटकाने के लिए केवल लोगों को मंदिर मस्जिद के मामले में उलझाया जा रहा है, उस झगड़े में फंसाया जा रहा है। देखिए, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, कानून व्यवस्था बनाए रहे ये सरकार का उत्तरदायित्व है। हम किसी भी व्यक्ति को, कांग्रेस के लोग धरने प्रदर्शन करते हैं तो वो भी पक्ष है, लेकिन कोई समाज का वर्ग अगर किसी विषय को लेकर अपनी बात को रखना चाहता है तो उसकी बात सुनने का सरकार को पूरा अधिकार है। हाँ, कानून व्यवस्था बनी रहे, इसको हम दृढ़ता से पालन करेंगे। उत्तरकाशी में हिंदूवादी संगठन और लोकल लोग उत्तर की इस काशी में कोई मस्जिद नहीं चाहते, तो मुस्लिम पक्ष एकमात्र मस्जिद को बचाने के लिए हाईकोर्ट तक की शरण में है। ऐसे में रविवार को होने वाली महापंचायत से पहले उत्तरकाशी में तनाव बढ़ा हुआ है। उत्तरकाशी से बलवीर के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18। और संभल में हुई हिंसा की जांच शुरू हो गई है। जांच के लिए गठित न्यायिक जांच आयोग की टीम आज संभल पहुंचकर जांच शुरू करेगी और इससे पहले जांच आयोग की टीम कल मुरादाबाद पहुंची, जहां सर्किट हाउस में मुरादाबाद मंडल आयुक्त अनंजय कुमार सिंह के साथ ही डीआईजी रेंज मुनिराज जी ने मुलाकात की। बता दें कि सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस डीके अरोड़ा की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग बनाया है, जिसमें रिटायर्ड आईएएस अमित मोहन प्रसाद और यूपी के पूर्व डीजीपी एके जैन शामिल हैं। संभल हिंसा सुनियोजित साजिश थी या अचानक हुई एक घटना, ये जांच करेगा आयोग और इसके पीछे किन किन लोगों की भूमिका थी ये भी पता लगाएगा आयोग। इसके साथ ही हिंसा से पहले और बाद में पुलिस और जिला प्रशासन की ओर से उठाए गए कदम सही थे या नहीं, ये भी आयोग जांच करेगा। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को एक बार फिर धमकी मिली। पप्पू यादव को 24 घंटे के अंदर हत्या की धमकी दी गई। पाकिस्तान के नंबर से आया मैसेज और बम ब्लास्ट का वीडियो। पप्पू यादव ने जांच की मांग की है। रिपोर्ट देखिए। आखिरी 24 घंटों में तेरी हत्या कर देंगे हमारे साथी। तैयारी मुकम्मल है। हमारे साथी तेरे बहुत पास पहुंच गए हैं। Enjoy your last day। धमकी भरे ये कुछ शब्द उस मैसेज का हिस्सा है जिसके जरिए एक बार फिर बिहार के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी गई। मैं बार बार कहता हूँ, मैं ऐसी धमकी से नहीं डरता। पाकिस्तानी नंबर से भेजे गए धमकी भरे इस मैसेज के साथ ब्लास्ट की एक तस्वीर भी भेजी गई। पप्पू यादव को ये धमकी पाकिस्तान के नंबर से दी गई। धमकी देने वाले ने 24 घंटे के अंदर मारने का दावा किया है। पप्पू यादव ने कहा कि वह ऐसी किसी भी धमकियों से नहीं डरते, लेकिन इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। जो हालात है, जो परिस्थितियां हैं, उसमें सुरक्षा से बड़ा सवाल जांच का है। लोग के पीछे कौन है, कौन मरवाना चाहते हैं, झूठ है या सच है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव ने बयान दिया था, तब से लेकर अब तक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर पप्पू यादव को धमकी देने का सिलसिला जारी है। अब तक पप्पू यादव को करीब 20 बार धमकी दी जा चुकी है। हालांकि पुलिस की पड़ताल में पहली बार धमकी देने वाले का लॉरेंस गैंग से कोई संबंध नहीं निकला, लेकिन सवाल है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो पप्पू यादव को बार बार धमकी दे रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है। 5 दिसंबर को महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह होगा। हालांकि अभी मुख्यमंत्री के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। गुरुवार रात दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बीच बैठक हुई थी, जिसमें सरकार के स्वरूप पर प्रारंभिक चर्चा हुई थी। अब अजीत पवार ने यह साफ कर दिया है कि बीजेपी का ही सीएम होगा। 2 उप मुख्यमंत्री दोनों सहयोगी दलों से होंगे। तो महाराष्ट्र की सियासत में आपने देखा कि जब विधानसभा 228 सीटों पर हुआ तो किस तरह से बीजेपी ने यहां पर कमाल दिखाया और उसके बाद से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर कवायदें तेज हो गई। लगातार बैठकों का दौर जारी रहा। कल भी गृह मंत्री अमित शाह के घर पर त्रिकोणीय जो चेहरे आपको महाराष्ट्र की सियासत में नजर आए, चाहे वो अजीत पवार की बात हो, देवेंद्र फडणवीस की बात हो, एकनाथ शिंदे की बात हो, तीनों लोग फिर से गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक किए। लेकिन इस बीच अजीत पवार ने साफ कह दिया कि मुख्यमंत्री तो बीजेपी के गुट का ही होगा। 2 उप मुख्यमंत्री जरूर हो सकते हैं अलग। अब आपको जयपुर से बता रहे हैं खबर, जहां पर जयपुर समेत प्रदेश में अक्टूबर से 6 महीने पर्यटन सीजन के चलते बड़ी संख्या में पर्यटकों का भ्रमण देखा जा रहा है। इन 6 महीने पर्यटन सीजन में सबसे ज्यादा 2 महीने दिसंबर और जनवरी पीक सीजन माना जाता है। ऐसे में पर्यटकों को प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर अच्छी सुविधा मिले, उसके लिए पर्यटन विभाग के अधिकारी जुटे हुए हैं। पर्यटन विभाग के अनुसार इस पर्यटन सीजन में पर्यटकों की भरमार राजधानी जयपुर में देखने को मिलेगी।